अरकम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी। अरकम, आवाज आ रही है, शुरू करें। ओके 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 ओके। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अरकम आलम। और आज के प्रेजेंटेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्ट एनालिसिस के। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर स्वॉट एनालिसिस होती क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसको हम लोग इफेक्टिवली कंडक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने जो एक केस स्टडी भी डाली है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस होती क्या है। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये चार चीज़ें, ठीक है। ये एक एनालाइजिंग टूल है जिसके ज़रिए जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस अपनी पोजीशन जिस जगह वो खड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर, या जहाँ वो स्टैंड करती है, वो इससे आइडेंटिफाई कर सकती है। और इसके ज़रिए जो है फ्यूचर डिसीजंस जो होती हैं, फ्यूचर स्ट्रेटजीज जो होती हैं, वो फिर इसको बना सकती है। तो स्वॉट एनालिसिस का जो हमारे पास पहला कंपोनेंट है वो स्ट्रेंथ्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स जो है बेसिकली, स्ट्रेंथ से हमें समझ आता है कि ताकत, पावर, ठीक है। अगर नॉर्मली हम इस चीज़ से हम बात करें तो इसका मतलब होता है ताकत या पावर। और जिसके पास ताकत या पावर होती है वो ऑलरेडी एक अपर हैंड उसके पास होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, एक एडवांटेज होता है। यहाँ पे भी इसी तरीके से कि स्ट्रेंथ्स जो है वो आपके जो कंपेरिटर्स होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो आप एडवांटेज में होते हो ऑलरेडी। और जो ये किस तरीके से होता है कि आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, लॉयल कस्टमर हो और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर हम एक लोकल एग्जांपल लें यहाँ पे, तो कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं KFC ले लेते हैं। ओके, KFC के पास हमारे पास फ्राइड चिकन होती है उसकी। फ्राइड चिकन दीगर और भी हमारे पास कंपनीज जो सेल कर रही हैं, जैसे कि हमारे पास है कराची ब्रोस्ट है, इसके अलावा जो है बर्गर लैब है, और भी डिफरेंट डिफरेंट हैं जो कि सेल कर रही है। बट स्टिल जो हमारे पास जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है हमारे पास, वो प्रेफर कर रही है किसको, KFC को। क्यों कर रही है? बिकॉज उसके एक अपना एक अलग टेस्ट है, इसने अपनी USP बना दी है उस चीज़ को ना। और कॉस्टली भी वो इतना नहीं है, अगर आप कंपेयर करें दूसरों से तो आसपास ही उसकी प्राइस होती है। तो ये जो है उसकी एक स्ट्रेंथ है कि उस कॉस्ट के अंदर एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से है। देन हम सेकंड उस पे आते हैं। हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है इसका वो है वीकनेसेस। वीकनेसेस जो है वो डिसएडवांटेज में लेके जाती है स्ट्रेंथ। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ना वो इंटरनल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे पास बिजनेस जो भी होता है, तो उसके इंटरनल फैक्टर्स में ये दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अच्छा, वीकनेस जो है कंपेटिटर से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको डिसएडवांटेज में लेकर आती है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुअर लीडरशिप है, लो एम्प्लॉय मोराल है एंड वीक फाइनेंशियल्स है। अब यहाँ पे किस तरीके से, जैसे पुअर लीडरशिप की इसमें बात की जाए तो एक जो लीडर होता है वो हमेशा डिसीजन वक्त पे लेता है और अच्छा अच्छा डिसीजन लेता है। जैसे अगर मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड चला हो, ओके, और अगर वो लीडर उस हिसाब से डिसीजन ना ले, कोई प्रोडक्ट जैसे किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में, और वो ट्रेंड जब पीक पे हो उस वक्त वो डिसीजन ना लेके हमें भी ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, हम भी फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। क्यों? वो टाइम निकल गया। तो ये पुअर लीडरशिप में एक चीज़ आ गई हमारे पास। इसके अलावा जैसे एम्प्लॉय हमारे डिमोटिवेटेड है और काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो जो भी फर्म होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसको फिर फ़ायदा इतना नहीं पहुँचेगा। तो इसके बाद आ गए हम तीसरे कंपोनेंट पे, हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है हमारे पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज देता है। और ये जो है एडवांटेज इस तरीके से देता है कि मार्केट में गैप्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं न्यू, उसको किस तरीके से अवेल किया जाए,
उसको किस तरीके से उधर जो है कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस तरीके को उस जगह को किस तरीके से फिल करती है, और फिर वो न्यू चीज़ें इनोवेट करके मार्केट में अपनी जगह बेहतर बनाती है। और यहाँ पे भी जैसे जिस तरीके से लिखा है न्यू टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, चेंज इन रेगुलेशन एंड पार्टनरशिप्स, डिफरेंट पार्टनरशिप्स भी करते हैं, कोलैबोरेशंस भी होती हैं, और एक सेवरल प्रोडक्ट्स, एक जो ब्रांड है वो सेवरल प्रोडक्ट्स पे वर्क करता है, न्यू प्रोडक्ट्स पे वर्क करता है, जो कि जैसे कोई हमारे पास इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे पेप्सी है, पेप्सी ने जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी करी है, जैसे लेज है, कुरकुरे है, इस तरीके से और भी डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के अंदर जो कि वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, और सिर्फ एक प्रोडक्ट पे वो लोग नहीं रहते, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। अब आते हैं चौथे हमारे पास कंपोनेंट पे, तो हमारे पास चौथा जो है वो थ्रेट्स है। थ्रेट्स भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को हार्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो होती है वो वीक करता है उसको। और इसमें जो है क्या होता है कि आपके पास न्यू कंपैरेटर्स आते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हिलाल हिलाल के कपकेक्स सब नहीं खाए होंगे, हिलाल के केक्स भी आते हैं वो भी सब नहीं खाए होंगे। अब कोई भी इंडिविजुअल कोई न्यू केक बनाता है, कोई न्यू फ्लेवर डेवलप करता है, या फिर कोई जैसे ग्लूटेन फ्री कर लेते हैं हम लोग ना, कि ग्लूटेन फ्री केक वो मार्केट में लेकर आया, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन या लेकर आई ना, तो कुछ टाइम तक जो है लोग जो है इसको जानने लगे, और लोग जो है इसको परचेज करने लगे, कंज्यूम करने लगे। तो क्या हुआ कि हिलाल ने देखा कि भाई ये ट्रेंड जो है ग्लूटेन फ्री का वो ऊपर जा रहा है, हिलाल को अपॉर्चुनिटी मिली, हिलाल ने जो है एक अपनी प्रोडक्ट जो है ग्लूटेन फ्री वो जो है निकाली। अब क्या हुआ कि हिलाल एक वेल नोन ब्रांड है, ऑलरेडी उसके कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब इस तरीके से होता है तो ऑलरेडी जिसके पास पब्लिक है, जिसके पास ऑडियंस है, वो किसको प्रेफर करेगी ज़्यादा, वो ऑलरेडी हिलाल की ही तरफ जाएगी बनिस्बत उस न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास न्यू कंपैरेटर आया जो कि एक थ्रेट हुआ आपके लिए, और आपकी जो ग्लूटेन फ्री जो प्रोडक्ट थी आपकी, जो वो अच्छी सेल हो रही थी, उसकी सेलिंग कम हो गई, क्योंकि सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में एक वेल नोन ब्रांड ने निकाल दी। तो इस चीज़ को भी हमने एनालाइज करना है कि भाई हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं या चीज़ मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, या कोई आइडिया आ रहा है जो भी है, तो क्या ये चीज़ कोई दूसरा भी निकाल सकता है, अगर निकालेगा तो फिर हमने क्या स्टेप लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो है एक मेरे पास एक चार्ट है, मैं इसको दिखाता हूँ ज़रा, एक मिनट। अब इसके अंदर मैंने जो है स्ट्रेंथ कुछ बताए हुए हैं, कुछ वीकनेसेस बताई हुई हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और उसके बाद आखिर में हमारे पास थ्रेड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेंथ्स में आप देखें तो आपको दिखेगा कि सेम डे डिलीवरी विद इन द सिटी, अर्बन कोर हैज़ 1 hour डिलीवरी, हाई क्वालिटी फूड्स, 200 प्लस ड्राइवर्स, ट्रस्टेड, हाई एक्सपोजर। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि कोई भी डिलीवरी सर्विसेज वगैरह जैसे होती है हमारी, TCS है, लिपर्ड है, इस तरीके से। तो TCS ने जो है अपनी डिलीवरी 3 to 4 बिजनेस डेज में जो है दूसरी एक जो है शहर से दूसरे शहर में वो कर रही है। ओके, और प्राइस वगैरह सब जो है वो नॉर्मल है। वही डिलीवरी लिपर्ड कर रहा है 1 to 2 बिजनेस डेज में। तो वो इसकी स्ट्रेंथ हो गई लिपर्ड की कि वो भाई जल्दी कर रहा है काम ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि TCS पीछे रह गया इस चीज़ में। उसके बाद TCS ने एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जैसे वीकनेस के बारे में बात की जाए, तो वीकनेस में कॉस्टली और नो मंथली सब्सक्रिप्शन जो है इनएक्सेसिबल टू अ लार्जर ऑडियंस। अब यहाँ पे वीकनेस लिपर्ड के लिए सबसे बड़ी वीकनेस ये होगी कि लिपर्ड को ऑडियंस इतनी इंगेज नहीं कर पाया, लार्जर ऑडियंस नहीं जानती। तो जब ऑडियंस को पता ही नहीं है कि वो इस तरीके से काम कर रहा है और एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑडियंस ऑलरेडी TCS के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि TCS एक जगह तो नीचे आया, लेकिन दूसरी जगह उसने अपनी पोजीशन जो है उसने बरकरार रखी, और वहाँ पे लिपर्ड जो है वो वीकनेस में आ गया, और लिपर्ड की वो वीकनेस हो गया। अब लिपर्ड उस चीज़ पे वर्क करेगा फिर बाद में। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को।
उसके बाद अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी में क्या हुआ कि लिपर्ट ने क्या किया भाई, अपनी एसईओ जो है हमारे पास जो है उस ऐप निकाली जिसमें फीडबैक हमारे पास रिस्पॉन्सिव बिल्ट इन फीडबैक्स हैं, और लार्जर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, कैंपेन्स चलाई डिफरेंट, और उसने फिर डिफरेंट ऑडियंस को इंगेज किया अपनी तरफ। तो क्या हुआ, लोगों ने फिर उसको जानना स्टार्ट किया और फिर वहाँ पे आ गए। अब थ्रेट, ये लोग एक दूसरे के क्या हुआ, थ्रेट्स इस तरीके से होने लगे कि एक तरफ जो है दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों डिलीवरी का काम कर रहे हैं, मगर क्या हो रहा है कि कोई जल्दी काम कर रहा है और कोई थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, चार्जेस सेम है, किसी के पास ऑडियंस ज़्यादा है, किसी के पास ऑडियंस कम है। तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के लिए थ्रेट्स होने लगे हैं कि दोनों के बिजनेस जो हैं किसी ना किसी की वजह से जो है ऊपर नीचे होने लग गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एम एंड ऑब्जेक्टिव्स की। एक मिनट सबर करें आप। अच्छा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस का एम क्या है, हम करते क्यों हैं इससे? ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास, उसको ये बात पता लग जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या क्या है। और ये क्या गाइड करती है, ये हमें जो है इस चीज़ के बारे में बता दी कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका किस पे है, और आपकी लैकिंग कहाँ आ रही है, न्यू ओपनिंग्स आपकी मार्केट में कहाँ कहाँ हैं, और जो रिस्क हैं आपके वो मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हैं। तो पिछले चार्ट में भी मैंने ये बात बताई कि दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट्स होने लगे, तो दोनों जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, क्या देखकर, कंपटीशन जो हो रहा है उसको देखकर, और किस तरीके से वो पब्लिक को इंगेज करते हैं, वो भी फिर एक बहुत बड़ा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस जो होती है वो जो है हम लोग कोई भी न्यू स्ट्रेटजी अगर हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हों तो उसको अप्लाई करने से पहले हम लोग स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करते हैं ताकि हमारी स्ट्रेटजी कामयाब हो। अच्छा, यूजिंग अ स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पे जो है हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते कैसे हैं कि हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजी करते हैं कि स्ट्रेटजी प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग कैंपेन्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए स्वॉट एनालिसिस हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करवाता है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताता है, सारी चीज़ें ये बताता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं बताऊंगा अगर, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इस तरीके से हो सकती है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ नया, तो उस प्रोडक्ट की सबसे ख़ास बात क्या है, क्या वो उसका टेस्ट हो सकता है, उसकी कॉस्ट हो सकती है, उसकी पैकेजिंग भी इवन हो सकती है, इसके अलावा उसकी क्वालिटी, और जो है अगर उसकी वीकनेस क्या हो सकती है, वीकनेस में उसकी कॉस्ट, कॉस्ट बहुत मैटर करती है। कॉस्ट मोस्टली जो न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो जिधर मसला कर रही होती है वो कॉस्ट पे आ रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी आप बड़े पैमाने पे चीज़ नहीं कर रहे होते, एक जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है तो वो एक बड़े उस पर नहीं जा रही होती, तो वो कॉस्ट पे बहुत वर्क करने की उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी हमारे पास जो है क्योंकि मिडिल क्लास हमारे लोग ज़्यादा हैं कंट्री के अंदर, तो वो ऑलरेडी जो है कॉस्ट जहाँ पे कम दिखेगी वहीं पे जाएंगे, क्वालिटी वाली चीज़ जो है फिर वो एलीट क्लास वाले लोग देख रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती है। और इसके बाद जो है अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती है कि हम डिफरेंट फ्लेवर्स उसमें निकालें ताकि लोगों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिर चला जाए। उसके बाद जो है हमारे पास थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि उसी किस्म की दूसरी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्वॉट एनालिसिस इसी तरीके से फिर हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, कंडक्टिंग अ स्वॉट एनालिसिस से, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी चारों चीज़ों के ऊपर होती है, जिसमें आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में आती है। उसके बाद क्या करते हैं आप, ये जो चीज़ें होती हैं वो गैदर किस तरीके से करते हैं, आप सर्विस करते हैं, फोकस ग्रुप्स आप लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 ग्रुप्स हमारे पास पाकिस्तान में जो है, एक एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, और उसका लोअर क्लास है। लोअर मिडिल क्लास भी होता है लेकिन उसको हम लोग मिडिल क्लास में ही रखते हैं।
तो आपका फोकस ग्रुप क्या है, आप जो प्रोडक्ट जो चीज़ मार्केट में लेकर आ रहे हो तो आप किसको टारगेट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा मार्केट रिसर्च भी होती है। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये करती हैं कि न्यू प्रोडक्ट जैसे वो लॉन्च कर रही कोई, तो वो क्या करती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो है ग्रुप बुलाती है विजिट पे बुलाती है और उनको जो है सेंसरी वैल्यूएशन करवाते हैं वो लोग। और उसके बाद जो है उनके फीडबैक्स लेते हैं, उनके रिमार्क्स लेते हैं, देखते हैं कि भाई उनके प्रोडक्ट में क्या कमी है, उनके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें वो लोग फिर नोट डाउन करते हैं और उसके बाद जब फाइनलाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को फिर वो मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग SWOT एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब ये चीज़ करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। जो भी कंपनीज में या मार्केट के अंदर जो स्टेक होल्डर होता है उसको आप इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ। उसके बाद जो है SWOT एनालिसिस करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है तो फाइनल में डिसीजन मेकिंग जो है वो सबको पता होनी चाहिए कि भाई ये डिसीजन हम लेने जा रहे हैं। और जो भी मार्केट में अच्छा SWOT एनालिसिस जो है ना वो अब जाहिर है कि हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, सही। तो आपको जो है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो है आपको अपडेटेड होना चाहिए मार्केट के हवाले से, ताकि फिर अगर कोई चेंजेस करनी हो तो आप फिर वो चेंजेस कर सकें। अब इस एग्जाम्पल है SWOT एनालिसिस की हमारे पास यहाँ पे कि दो बड़ी मैंने प्रोडक्ट ब्रांड डाली यहाँ पे कि कोका कोला है हमारे पास, वो SWOT एनालिसिस यूज़ करती है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। अब अपॉर्चुनिटीज़ वो किस तरीके से देखती है कि न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वर्क करती है, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आती है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन देयर प्रोडक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट का मैं बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट का कंपैरेटर कौन है हमारे पास, एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट पीछे इस वजह से रह गया कि वो इनोवेशन नहीं कर पाया, अपॉर्चुनिटी जो मिली थी उसको अवेल नहीं कर पाया, तो इस वजह से वो उसकी वीकनेस हो गई। और एप्पल जो है जाहिर सी बात है वो अपडेट्स पे अपडेट्स और इनोवेशन करता गया, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो उसने ऑलरेडी अपर हैंड रखा माइक्रोसॉफ्ट पे। तो इस वजह से जो है एप्पल जो है माइक्रोसॉफ्ट से बेहतर हुआ। और यहाँ पे डिफरेंट कोका कोला का पेप्सी है। तो इस तरीके कोका कोला का मेरे ख्याल से एक वाटर है किनले के नाम से, तो उस पर उसने वर्क किया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि कंपनी ब्रांड्स करती हैं। अब यहाँ पे SWOT एनालिसिस ऑफ कोका कोला, ये केस स्टडी है पूरी, ठीक है, SWOT एनालिसिस के ऊपर। और यहाँ पे मैंने कोका कोला की जो है केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी है, जिसके अंदर मैंने इसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बताया। तो हमारे पास कोका कोला की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। एक वेल नोन ब्रांड है और जो है मोस्ट सेलिंग ड्रिंक इन हिस्ट्री है, और एक मतलब एक पॉपुलर ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है, हर कोई इसे जानता है। अब सेकंड हमारे पास है हाई ब्रांड वैल्यूएशन। तो कोका कोला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंक 6 बेस्ट ग्लोबल ब्रांड इन 2021 विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 57 बिलियन। तो यहाँ पे जो है कोका कोला ने जो उसकी हाई ब्रांड वैल्यूएशन है वो ओन करता है वो, और 2021 के अंदर वो 6 रैंक पे भी रहा। और उस रैंकिंग के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास एप्पल है, अमेजोन सेकंड पे, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड, गूगल फोर्थ एंड सैमसंग फिफ्थ पे। तो इन बड़ी ब्रांड्स के साथ कोका कोला स्टिल स्टैंड करा 6 नंबर पे। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी। देन हमारे पास है एक्सटेंडेड ग्लोबल रीच। तो इसकी ग्लोबल रीच अगर आप देखें तो मोर देन 200 कंट्रीज में इसकी ग्लोबल रीच है। 1.9 बिलियन सर्विंग्स हैं पर डे ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स। देन इसके पास जो है 500 न्यू प्रोडक्ट्स ग्लोबली इसने इंट्रोड्यूस करवाए। और कुछ जो है इसमें वेरिएशंस थे कोका कोला के बेवरेज के, जैसे कोका कोला वैनिला है, चेरी कोका कोला है। इस तरीके से इन लोगों ने जो है डिफरेंट जो है न्यू प्रोडक्ट्स पे वर्क किया। उसके बाद ग्रेटेस्ट ब्रांड एसोसिएशन एंड कस्टमर लॉयल्टी।
अब बात होती है यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी की। कस्टमर लॉयल्टी जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी भी ब्रांड की। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यूएस में मोस्ट इमोशनली कनेक्टेड ब्रांड है। अच्छा, इमोशनली कनेक्टेड कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, उसमें कोई जैसे यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स होती हैं, इसी तरीके से वहाँ पे भी इस तरीके से डिस्काउंट ऑफर्स आती हैं। और डिफरेंट जैसे स्कीम्स आती हैं हमारे पास, जैसे अभी पेप्सी में चल रही है हमारे पास, क्यूआर कोड को स्कैन करो तो फिर डिफरेंट आप प्राइजेस जीत सकते हैं। तो ऑलरेडी जो आपके पास ऑडियंस है वो इंगेज हो रही होती है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ द वैल्यूएबल ब्रांड इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी। ओके, उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर टेस्ट है जो कि वहाँ के लोगों को समझ आता है और उसको फिर प्रेफर करते हैं वो लोग। उसके बाद फाइंडिंग इट सब्सिट्यूट इज डिफिकल्ट फॉर देम। मोर ओवर कोका कोला एंड फैंटा हैव, कोका कोला और फैंटा की वहाँ पे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोका कोला की से अभी तो पेप्सी को प्रेफर कर रहे हैं लोग, लेकिन यूएस के अंदर मोस्टली लोग जो है वो कोका कोला प्रेफर करते हैं बेवरेज में। देन हमारे पास डोमिनेंट मार्केट शेयर है। टू लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स सॉफ्ट ड्रिंक्स है हमारे पास, कोका कोला एंड पेप्सी, सब जानते हैं ये बात। और कोका कोला हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किस तरीके से? हमारे पास कोक, स्प्राइट, डाइट कोक, फैंटा, लिम्का, माजा आर द हाईएस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फॉर कोका कोला। उसके बाद है हमारे पास अनपैरेलल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, और आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसने क्या करा, अपना बहुत ज़्यादा जो है उसने बढ़ाया, एफिशिएंट किया उसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ नियरली 225 बॉटलिंग पार्टनर्स, अबाउट 900 बॉटलिंग प्लांट्स ग्लोबली। अब बॉटलिंग प्लांट्स होते क्या है? बॉटलिंग प्लांट्स बेसिकली होते ही हैं कि जहाँ पे बॉटल फिल हो रही हो, पैकेजिंग वहाँ पे कंप्लीट हो रही हो, वो बॉटलिंग प्लांट्स हो। बॉटलिंग पार्टनर्स होते क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, पैकेजिंग करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, वो बॉटलिंग पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, रिपोजिशनिंग पोर्टफोलियो। अब इसने क्या किया? रिपोजिशन किए अपनी, क्या कहते हैं, कंपनी रिड्यूस द नंबर ऑफ इट्स ग्लोबल ब्रांड्स फ्रॉम 400 टू 200 ब्रांड्स। इसने क्या किया कि अपने जो ब्रांड्स हैं 400 से 200 ब्रांड्स में लेकर आया और इसको 5 मेजर कैटेगरीज में रख दिया। वो मेजर कैटेगरीज हमारे पास सामने है। कोका कोला है, स्पार्कलिंग फ्लेवर्स है, न्यूट्रिशन, जूस, डेयरी एंड प्लांट, हाइड्रेशन, स्पोर्ट्स, टी एंड कॉफ़ी एंड एमर्जिंग। तो हमारे पास ये जो है कोका कोला ने किया कि अपने 400 ब्रांड्स को 200 पे लेकर आया और इसको 5 मेजर कैटेगरी के अंदर कर दिया। देन इसकी वीकनेस के ऊपर वर्क करते हैं। वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। वीकनेस जो है हमारे पास, सबसे पहली जो बड़ी वीकनेस है वो एग्रेसिव कंपटीशन है विद पेप्सी। और एक बहुत पुरानी की राइवलरी है कि कोका कोला पेप्सी की। और कोका कोला ने जो है मार्केट लीडर जो है बिल्कुल क्लियरली दिखाया है, ज़्यादा मतलब वैल्यूएशन करके और एक अच्छा होल्ड करके। उसके बाद प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में क्या किया? जहाँ पेप्सी ने, मैंने जैसा बताया कि लेज़ और कुरकुरे अपने प्रोडक्ट्स निकालिए, तो वहाँ पे ये जो है कोका कोला ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे वर्क नहीं कर पाया और इस वजह से जो है ये पीछे रह गया। पेप्सी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे वर्क करता रहा और उसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी रही। देन हेल्थ कंसर्न। हेल्थ कंसर्न किस वजह से? कार्बोनेटेड ड्रिंक है, शुगर ज़ाहिर है ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो ओबेसिटी, डायबिटीज़ और डिफरेंट जो है हेल्थ जो हमारे डिजीज़ होती हैं वो फिर होने लगेगी। एंड many health experts have prohibited the use of these soft drinks, और it is a controversial issue for the company। controversial issue रहा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसको मना कर दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आप इनटेक ना करें। और जो है इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन होता है वो अब तक कोका कोला नहीं ढूंढ पाया, तो एक बहुत बड़ी वीकनेस है। फोर्थ की बात करें तो इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव पैकेजिंग है हमारे पास। अच्छा, इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव पैकेजिंग की अगर बात की जाए
तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है कंट्रोवर्सी हुई थी कोका कोला की, कि इनकी जो पैकेजिंग है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो रिसाइकिल नहीं हो रही थी, रिसाइकिल नहीं हो सकती। और क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही थी कार्बन इमिशन की वजह से, तो इस वजह से जो है कोका कोला ने वर्क करना स्टार्ट किया। और 2023 के एंड तक जो है ये 50% प्लास्टिक को जो है इनकी रिसाइकिल किया जा सकता है इस पर आगे। और इन्होंने क्लेम किया है कि 2030 तक ये लोग 100% तक ले आएंगे उस चीज़ को। तो अपनी वीकनेस पे इन लोगों ने वर्क किया, और जो है अपनी जो कंपनी है उसको बेहतर से बेहतर फिर ये लोग बना रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस एडेड शुगर। अब कोका कोला ने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि शुगर होते हैं और ओबेसिटी और डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि रिड्यूस करी एडेड शुगर को, एडेड शुगर इसमें रिड्यूस करी, और नो कैलोरी बेवरेज भी इन्होंने फिर बनाना स्टार्ट किया। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये एक मार्केट के अंदर एक नई चीज़ आई कि अगर एक्सपर्ट्स वहाँ पे मना कर रहे थे कि शुगर ज़्यादा होती है तो, और कैलोरीज क्योंकि हाई है तो इसको इनटेक ना करें, तो इन्होंने क्या किया, नो कैलोरी बेवरेज पे वर्क करना स्टार्ट किया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में कि लोग फिर इसको, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो फिर इसको इनटेक करना स्टार्ट करें, कंज्यूम करें उसे। उसके बाद इंक्रीज प्रेजेंस इन डेवलपिंग नेशंस। अच्छा, मैंने जो हॉट क्लाइमेट रीजन्स होते हैं, जो कि हमारे मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज जो होती हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है वो पहुँचाना स्टार्ट करी, ज़्यादा इंक्रीज़ की उसको प्रोडक्शन वहाँ पे, ताकि जो है क्योंकि हॉट क्लाइमेट है, बेवरेज ऑलरेडी इनटेक करने ज़्यादा, तो ये लोग प्रेफर करें फिर कोक कोक के ऊपर। उसके बाद है ब्रिंग एडवांस सप्लाई चेन सिस्टम। एडवांस सप्लाई चेन सिस्टम लेकर आए जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और जो आपके फ्यूल प्राइसेस वगैरह हैं वो राइज जिस तरीके से हो रहे हैं, तो इस तरीके से सप्लाई चेन सिस्टम लेकर आए कि जो है अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फ्यूल प्राइसेस हाई भी जा रही हैं तो इन लोग को फ़र्क नहीं पड़े। तो इस तरीके से सप्लाई चेन पे उन्होंने वर्क किया। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कोका कोला ओन सेवरल, मैंने जैसे बताया था वहाँ पे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड जैसे किनले इन्होंने निकाला है। उसके बाद जो है ग्रेट पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। So, अच्छा जी, तो हम आते हैं उसके बाद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की। मैं जैसे बात कर रहा था कि इनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने जो है अपनी ब्रांड को और एक्सपेंड किया, एक प्रोडक्ट पे नहीं रहे। अब देखिए उसमें होता क्या है कि एक कोई भी ब्रांड ना एक प्रोडक्ट पे कभी भी कोशिश करती है कि ना रुके। क्यों? क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास सप्लाई ख़त्म हो जाए तो हमारे पास इस तरीके से 2-3 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिस पे हम लोग वर्क कर सकें, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ना रुके। तो इस वजह से क्या करती है कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे वर्क करती हैं और उनको जो है मार्केट में लेकर आती हैं। क्रिटिसिज्म भी मिलता है इनको डिफरेंट तरह का, बहुत सारी चीज़ों पे मिलता है, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ बुरी चीज़ें, टिकटॉक चैलेंज अक्रॉस द यूएस। अच्छा, ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि आप इस तरीके से कोई कंपटीशन लेकर आएँ और कोई चैलेंज लेकर आएँ, कोई जैसे मैंने एग्जांपल दी कोक पेप्सी की कि उन्होंने क्यूआर कोड से वाली स्कीम निकाली, और डिफरेंट इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है स्कीम्स होती हैं जो कि लेकर आती हैं ब्रांड्स। देन अच्छा, थ्रेड्स की बात कर लेते हैं। तो वाटर यूजेज कंट्रोवर्सी, तो ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेड है, बहुत ज़्यादा कोका कोला को इस पर क्रिटिसिज्म मिला था। तो इसमें भाई हुआ ये था कि वाटर स्केर्स रीजन्स जो होते हैं,
अच्छा, वाटर स्केर्स रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे वाटर की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। वाटर की डिमांड ज़्यादा और अवेलेबिलिटी कम, तो वहाँ पे ये जो है अपने बेवरेज बनाने में वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो पॉल्यूटिंग वाटर था उसमें जो है पेस्टिसाइड्स मिक्स कर रहे थे ताकि उनको जो है कंटेमिनेशन, इस तरीके की चीज़ जो है ब्रांड के लिए बहुत नुकसान होती है, डाउन टर्न आ जाता है पूरे ब्रांड के लिए। देन हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट आप सबको पता है पेप्सी है, और जो पेप्सी जो है वो बिल्कुल हमारे पास एक बड़ा कंपेटिटर जो होता है वो है कोका कोला के लिए। देन इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट हमारे पास जो है स्टारबक्स, पोस्टा कॉफ़ी, ट्रॉपिकाना, लिप्टन जूसेस, नेस्कैफे, ये सारे भी कंपेटिटर्स हैं हमारे पास कोका कोला के लिए। अच्छा, देन बात करते हैं हम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में होता यह है कि बिजनेस या जो भी सप्लाई होती है आपकी, वो जो है डिस्टर्ब होती है। वो डिस्टर्ब इस तरीके से होती है कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, या जैसे आपकी कंट्री इस तरीके से स्टेबल नहीं है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पीछे से जो सप्लाई होती है वो आपकी स्लो हो जाती है या रुक जाती है, जिसकी वजह से जो है इनके जो है मसला आने लग जाता है। और कोकोलो से देन हम बात करते हैं इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस की। अब इंक्रीजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, कंज्यूमर आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग हेल्दी, अच्छा जो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अब लोगों में अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई है। वो लोग जो है डाइट प्लान प्रॉपर बना रहे हैं, बैलेंस डाइट पे वर्क कर रहे हैं, और मतलब लोगों में जो है एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो फिर ऑलरेडी जो है कोका कोला की जो सेलिंग है, कंज्यूमर जो है वो ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, तो जो है क्या करते हैं, वो बेवरेजेस, इस तरीके से कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो भी होते हैं वो फिर उसको अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ जो है हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है एक मेथडोलॉजी है हमारे पास स्मार्ट के नाम से। और ये स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ जो है साथ साथ जो है हम एक करते हैं हम लोग, ताकि जो है इसमें होता ये है बेसिकली, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। अब इसमें होता ये है कि जब आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो, आप ऑलरेडी चीज़ें कर रहे हो कि आपके स्ट्रेंथ, आपके जो है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप जब कर रहे हो, तो इसके साथ साथ जो है आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक, बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिक का मतलब ये होता है क्लियर, बिल्कुल जो एक ख़ास चीज़ जो होती है। तो स्पेसिफिक यहाँ पे है जब आपका जो गोल है, जो टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर हो, आपको पता हो कि इसको आपने जो है अकॉम्प्लिश क्या करना है, आपको पता हो कि इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से बेनिफिट करेगा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इसकी जो आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द ब्रीथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि मैं अगर इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, और ये क्यों कर रहा हूँ, किस तरीके से जो है इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। देन मेजरेबल की बात करते हैं। अब आपका एक टारगेट है, आपने एक गोल सेट किया हुआ है, तो उस गोल को जब आप मेजरेबल की बात करते हैं तो उस गोल प्रोग्रेस कितनी हो रही है उस गोल को अचीव करने में, ये आप देखते हैं। अगर आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं और आपका गोल है 200 मीटर दूर है, ओके, तो आप उस ट्रैक से हट गए, बट वापसी उस ट्रैक पे आए और आपने दोबारा से उस ट्रैक को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये मेजर करते हैं आप कि मैं इस ट्रैक पे चल भी रहा हूँ या नहीं। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से होती है कि एक सेलिंग टारगेट हुआ मेरा, मैंने टारगेट रखा कि इस मंथ के एंड तक मैंने 1000 सेल्स करनी है, ओके। तो 1000 सेल्स फर्स्ट मंथ जो है वो 700 हुई, मैंने कहा इट्स ओके, नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ भी मैंने 1000 का टारगेट रखा कि 1000 तो इस मंथ करूंगा, तो वहाँ पे हुई 800 सेल्स। जब इस तरीके से होता है तो क्या हुआ कि प्रोग्रेस हुई,
पहले मंथ पे थोड़ा सा स्लो था, दूसरे मंथ पे थोड़ा सा और अच्छा हुआ, देन तीसरे मंथ पे और अच्छा होगा। तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये आपने मेजर करना है यहाँ पे। देन अचीवेबल, तो अचीवेबल में क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, सही में वो अचीव आप कर सको, इस तरीके से होना चाहिए। कि जैसे अब मैं ये बात कर दूं कि इस मंथ मैं जो हूँ, मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया, और मैं पहले मंथ ही सोचूं कि पहले मंथ ही मैं जो हूँ 1 लाख सेल कर दूंगा, तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत बड़ा टास्क होगा ये। बहुत ज़्यादा जो है फिर आपको इसकी मार्केटिंग भी पहले से करनी पड़ेगी, और विदाउट मार्केटिंग आप फिर जो है मार्केट में नहीं आओगे। तो रियलिस्टिक हो कि आपकी जो अभी कंडीशन है, तो उसको देखकर जो है आपने सोचना है कि हाँ भाई मेरा टारगेट अचीवेबल है भी या नहीं। रेलेवेंट 4 पॉइंट है हमारे पास। तो रेलेवेंट इस तरीके से हो कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए जो वो रेलेवेंट होना चाहिए, उनको जो वर्दी वो चीज़ लगे कि हाँ भाई ये जो चीज़ करने जा रहे हैं, हमने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए वर्दी है। बाकी जितने भी आपके साथ वर्क कर रहे होंगे तो उनको भी ये चीज़ पता हो। देन हमारे पास लास्ट आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में होता ये है कि बेसिकली जो आपने टारगेट रखा है, जो आपने गोल रखा है, वो आपने इतने वक्त में अचीव करना है। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रही है तो आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, आपके आपने एक चीज़ सेट की हुई होती है उस प्रोडक्ट को लाने से पहले, कि प्रोडक्ट डेवलप जब कर रहे होते हो कि इतने टाइम में मैंने डेवलप करना है, इसकी टेस्टिंग और इसकी बाकी सारी चीज़ें मैंने अप्रूवल जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने इतने टाइम में करवानी है, मार्केटिंग मैंने इस तरीके से करवानी है, देन इतने टाइम बाद मैंने इसको लॉन्च करना है। तो सारी चीज़ें फिक्स डेट्स के हिसाब से चलती हैं। अगर प्लान्स में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं तो देन आप देखोगे कि मेजरेबल, वापसी उस पॉइंट पे आओगे कि आप मेजर से कर रहे हो, आप सही प्रोग्रेस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। देन आपके पास जो है यहाँ पे कंक्लूजन है स्वॉट एनालिसिस का, कि एक पावरफुल टूल है, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। और इसके ज़रिए क्या होता है कि आप जो है डिसीजन ले सकते हो, फ्यूचर आपके जो स्ट्रेटजीज होते हैं उन पर वर्क कर सकते हो। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है स्वॉट एनालिसिस की ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो जब आप भी कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसकी जो स्वॉट एनालिसिस की जब आप बेस्ट प्रैक्टिस करके आते हो तो आप बहुत इफेक्टिवली जो है इस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक, और हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है आज। अगर कोई भी क्यूरीज हैं इस हवाले से तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। ओके, थैंक यू।